बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसी हमारी ट्रेडिशन है, हम अपने टाइम के मुताबिक अब शुरू करना चाह रहे हैं और ये वेबिनार भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जैसे जितने भी डिज़ाइन के जो लोग कर रहे हैं, वो इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं करते कि स्पेशल लोकेशन पे डिज़ाइन पे क्या होना चाहिए, क्योंकि इनके डिज़ाइन सेफ्टी कंप्लायंस नहीं करते। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंपनी को इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरी कंपनी का नाम है यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज और हम कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं। और हम लोग काफ़ी एनर्जी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट और इस तरह के पावर क्वालिटी में बहुत सारे काम कर रहे हैं। और आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम, आप हमारी मेल से हमसे कांटेक्ट करके हमसे एक टेक्निकल इनपुट ले सकते हैं। ये ओपन ऑफर है, इसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि जब आप जितने मुझसे सवाल करेंगे, उस हवाले से मेरी भी नो-हाउ बढ़ेगी। और मेरे साथ एक एसोसिएट हैं, मतलब ये कि सैफुल्लाह बलूच साहब, ये मेहरान के ग्रेजुएट हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो वो भी इसमें कुछ पार्ट प्ले करेंगे आपके साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। और इसमें जो आईसी का कोड है 60364 है, ये सारा हमने उसके मुताबिक इसको लिया हुआ है 60364 पे। और 60364 के हवाले से हम जैसे जैसे रेजिडेंस के बाथरूम्स है, रेजिडेंस है, इस तरह स्विमिंग पूल्स हैं और आपके बाथरूम्स हैं, उसमें स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन होती है, जो हम लोग कभी भी, चाहे अपना घर बनाए चाहे इंडस्ट्रियल पे जाए, मतलब वहाँ पे करता कोई भी कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ उसको एक सामने लाना चाहते हैं कि खुदा के लिए हम लोग सेफ्टी कंप्लायंस के हवाले से ये चीज़ें करें तो बड़ी बेहतर है, हम लोग खुद सेफ हो जाएंगे। नहीं तो फिर एक्सीडेंट और फटल एक्सीडेंट और इस तरह के आग लगने के बहुत चांसेस होते हैं। और ये बड़े एक सेंसिटिव जगह हैं, तो वहाँ पे ये जाना बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ आपके सामने। और बिस्मिल्लाह करते हैं। ये पहली स्लाइड आपके सामने आई है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एट रेजिडेंशियल एंड स्पेशल लोकेशंस। अब इसमें कारवान भी आता है, स्विमिंग पूल भी आता है, बाथरूम्स भी आती है। और रेजिडेंस में चूँकि कंज्यूमर एंड पे काफ़ी एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जनरली यहाँ पे हम कंसल्टेंट, हम एज ए कंसल्टेंट एक जनरल रिक्वायरमेंट पे लेकर डिज़ाइन कर देते हैं। तो स्पेशल लोकेशंस की कोई बात इसमें कंसिडरेशन करते नहीं। ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ी सी कॉस्ट पड़ती है, लेकिन सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। तो सेफ्टी कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। और आईसी का कोड है 60364 और बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो इस हवाले से मैं अभी क्या कहते हैं सैफुल्लाह बलूच साहब को इनवाइट करता हूँ ताकि वो आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रेजिडेंशियल एंड स्पेशल लोकेशंस, और ये आईसी का एक कोड भी है, आपको सर ने जिस तरह बताया कि आईसी 60364, और ये कोड अक्सर मुल्कों के अंदर जो है वो अडॉप्टेड है, जहाँ पर आईसी का कोड जो है वो यूज़ होता है मोस्टली इन यूरोपियन साइड। तो जिस तरह मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड कई मुल्कों के अंदर यूज़ होता है, और आईसी क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर वैलिड है और उसी स्टैंडर्ड पर जितने भी काम होता है वो आईसी के स्टैंडर्ड पे काम होता है। तो इंस्टॉलेशन के हिसाब से भी, क्योंकि इंस्टॉलेशन भी एक बहुत अहम हिस्सा है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, और हमें इसके लिए अक्सर हमारे लोग जो है वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी नॉन टेक्निकल बंदा जो टेक्नीशियन है या जिसको इतनी नो हाउ नहीं भी है, और ये असल में मसला होता है कि कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है, उसको भी इसकी नो हाउ होनी चाहिए, ताकि जिससे वो काम ले रहा है, जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो काम कर रहा है उसकी कम से कम ज़्यादा सुपरविजन तो ना कर सके, लेकिन थोड़ा उसको नो हाउ होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वेबिनार किया जाए। तो इसी स्टैंडर्ड को हम लेके चल रहे हैं आपके सामने। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको अभी जैसे बताया भी कि आईसी यूरोप में चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया के अंदर आईसी स्टैंडर्ड पर ही काम हो। इसी तरह आप अपने लोकल जो स्टैंडर्ड आपका है उस पर भी इस इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क के अंदर हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मुल्क जो है वो, आप जो जहाँ पर आप रह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सिटी भी है, वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर कई चीज़ें हैं जिसमें सेफ्टी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आपकी प्रोटेक्शन ऑफ पीपल है, और उसके अंदर फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं उन तमाम की जो है वो रेगुलेशन दी गई है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने कई इसमें कैटेगरी की हैं कि आपकी रूम्स हैं, किचन हैं, या लिविंग रूम जो होता है, ड्राइंग रूम है, उसके अलावा फर्नीचर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है। इन तमाम को हमने कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह जिस तरह आगे जाते जाएंगे तो इसकी नो हाउ बढ़ती जाएगी।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, एक थोड़ी सी आपको नो हाउ देना चाहूँगा अर्थिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि अर्थिंग सिस्टम एक मेन हिस्सा है आपकी प्रोटेक्शन का। अगर अर्थिंग सिस्टम आपका सही नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो असल में आपकी प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर नहीं की जा सकती। सबसे पहले जो अर्थिंग सिस्टम है वो है टीएनसी सिस्टम। ये टीएन सिस्टम का ही एक जो है वो पार्ट है। टीएनसी सिस्टम जिसको हम कॉमन, जिसके अंदर न्यूट्रल और अर्थ को जो है वो कॉमन करके कंडक्टर को हम सिस्टम को जो है वो चला रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो टीएनएस है, जिसके अंदर अर्थ कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर दोनों सेपरेट होते हैं, और सप्लाई साइड पे आकर दोनों को हम कॉमन करके अर्थ करते हैं। लेकिन एट द इंस्टॉलेशन और कंज्यूमर टर्मिनल और इवन सप्लाई केबल्स जो होती हैं वहां तक ये दोनों अलग रहते हैं। टीएनसीएस, ये दो सिस्टम्स को जो है वो मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन और कंज्यूमर टर्मिनल तक आकर दोनों कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन इंस्टॉलेशन यानी जो सॉकेट्स हैं आपके और जो आपकी अप्लायंसेस हैं उसके अंदर अर्थ कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर अलग होगा, और फिर ये आकर सप्लाई साइड पे जाके कॉमन हो जाएंगे। तो ये एक उसकी टाइप है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर सेंसिटिव एक चीजें पड़ी हुई है या फर्नीचर है जो फ्लेमेबल है, आगे जाकर जिसमें आग इजीली लग सकती है, यहाँ या जहां पर पीपल ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहां पर टीएनएस सिस्टम जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। टीएनसी सिस्टम जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। जिस तरह के ऑडिटोरियम हो गया या आपके घर के अंदर भी, वो हम इसको टीएनएस सिस्टम ज़्यादा प्रेफर करते हैं टीएनसी के। अब इसके अंदर एक कंडक्टर, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पीएमई और पीएनबी ये कंडक्टर्स हैं। अब इसके ऊपर ये सिस्टम एक कैटेगरी है, मैं ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इसके अलावा टीटी अर्थिंग सिस्टम है, जिसके अंदर जो अर्थ टर्मिनल, अर्थ वायर है और न्यूट्रल वायर, ये दोनों अलग होती हैं इंस्टॉलेशन पर, लेकिन कंज्यूमर टर्मिनल पर हम अर्थ जो वायर है उसको हम अलग से उसको ग्राउंड कर देते हैं, और न्यूट्रल को जाकर जो सप्लाई पर ट्रांसफार्मर है या कोई भी ऐसी इक्विपमेंट लगा है वहां पर जाके वो ग्राउंड हो जाता है। लेकिन अर्थ जो टर्मिनल है वो कंज्यूमर टर्मिनल पे ही जो है ना उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। और आईटी सिस्टम ये आइसोलेशन टेरा सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर अर्थ जो कंडक्टर हम ले रहे हैं इंस्टॉलेशन पर, उसको हम इंस्टॉलेशन पर ही ग्राउंड कर देते हैं। बाकी न्यूट्रल जो है वो चलता रहता है और ट्रांसफार्मर पर आके ग्राउंड हो जाता है। अब इसके अंदर एक जो पार्ट है, सबसे पहले आप देखेंगे पावर नेटवर्क। आपका पावर नेटवर्क क्या है, यानी जो आपकी सप्लाई आ रही है आपके घर तक या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आगे हो रही है उसका पूरा नेटवर्क क्या है। सबसे पहले जैसे हमें आपको पता है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जैसे कराची के अंदर पीएमटी जिसे कहा जाता है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स, ये जितने भी हैं इनके जो यहाँ पर न्यूट्रल जो है वो वहीं ग्राउंड कर दिया जाता है, ताकि फेज जो अनबैलेंसिंग या वोल्टेज जो लोड अनबैलेंस है वो उसको काउंटर कर दे। अब यहाँ पर आपकी जो प्रोटेक्शन है वो इसमें बताया गया है कि आपके नेटवर्क की ग्राउंडिंग सिस्टम जो अर्थिंग सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि आप टीटी सिस्टम चला रहे हैं, टीएन चला रहे हैं या आईटी सिस्टम चला रहे हैं। और आरसीडीज जो इसके अंदर कहा गया है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट डिवाइसेस, इसके अंदर आरसीबीओ भी आता है, जीएफसी भी आता है और कई प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। ये असेंशियल है आईटी और टीटी के लिए। जिसके अंदर आईटी सिस्टम है और टीटी सिस्टम है उसके अंदर ये असेंशियल्स है, यानी ये उसके अंदर बेहद जरूरी है। अगर ये टीएन सिस्टम में तो आप लगाएंगे, लेकिन आईटी और टीटी में ये आपको लगाना ही है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप प्रोटेक्शन कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते विदाउट आरसीडी। तो आगे हम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आरसीडी के बारे में भी आपको अच्छी खासी नो हो जाएगी। अब for TN installation, high speed overcurrent devices, circuit breaker और RCDs may provide fault protection of electrical circuits। जिस तरह मैंने कहा कि TN सिस्टम में ये, क्योंकि RCD जो होता ही उसका पार्ट है, लेकिन अगर आप RCD न भी लगाएं तो उसके अंदर प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन RCD इज हाईली प्रेफरेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। और इसके अंदर आपको सर्किट ब्रेकर्स भी लगाने पड़ेंगे, वो भी हाई स्पीड। क्यों? क्योंकि टीएन सिस्टम में आपकी ग्राउंडिंग जो है वो अर्थ भी ग्राउंड होता है, आपका न्यूट्रल भी वैसे ही ऑलरेडी ग्राउंडेड है। तो इसके अंदर आपको सर्किट ब्रेकर जो चाहिए वो अक्सर इंस्टेंटेनियस सर्किट ब्रेकर्स चाहिए होते हैं, ताकि आपकी ट्रिपिंग हो सके। और प्रोटेक्शन जो है ना वो ट्रिपिंग पर ही होती है। अगर आपका सिस्टम इन केस ऑफ फॉल्ट ट्रिप नहीं करता तो इसका मतलब फिर अर्थिंग का भी कोई फायदा नहीं है, ग्राउंडिंग का भी कोई फायदा नहीं है।
तो इससे ये साबित होगा कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग वहां पर इफेक्टिव नहीं है जहां ट्रिपिंग नहीं होती इन केस ऑफ फॉल्ट। तो असल मकसद जो है वो ट्रिपिंग कराना है, सिस्टम को शट डाउन करना है ताकि आपके इक्विपमेंट्स को बचाया जा सके इन केस ऑफ ओवरलोड या इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब इसके अंदर हमारे पास एक और डिवाइस भी आती है, आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइसेस। ये रेकमेंडेड है, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर इसको मैंडेटरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इसके जो आर्किंग होती है, स्पार्क आपको नजर आते हैं। अब आर्किंग ये तो एक हाई लेवल की हो जाती है जिसके अंदर वोल्टेजेस भी इतने हाई हो और उसमें आर्किंग जो है वाजे तौर पर दिखती हो, तो ये फायर रिस्क एक बहुत बढ़ जाता है इसमें। तो इसीलिए कई जगहों पर इसको हम मैंडेटरी भी कहते हैं, लेकिन रेकमेंडेड तो जरूर है ये कि आप अपनी घरों के ऊपर ये चीजें जरूर लगाएं, जिसको हम आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइसेस कहते हैं। जैसे ही वो आर्क डिटेक्ट करता है, वो आपके सिस्टम सर्किट ब्रेकर जो है वो सिग्नल देगा और सर्किट ब्रेकर सिस्टम को ट्रिप करवा देगा। तो इस तरह कोई यानी फायर जो है वो उससे आप बचाया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर एक पिक्चर है जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ शो किया है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कंपोनेंट्स। ये तो एक आजकल तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इतना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो कोई है नहीं कि आपको इस चीज़ के बारे में पता ना हो। आप अपने घर में देखेंगे जो डीबीज लगी होती हैं, अक्सर इनको डीबीज कहा जाता है, कि इलेक्ट्रिकल जो डीबीज है उसके अंदर ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। अगर आप उसके जो फर्स्ट डोर है जो ग्लास का होता है, आप उसको निकाल कर और उसके पीछे जो मेन यानी उसको इंसुलेट करने के लिए हम लगाते हैं बोर्ड्स, उसको भी हटाएंगे तो उसके अंदर वायरिंग जो होगी वो आपको इसी तरह मिलेगी कि पहले एमसीबी लगा हुआ है, उसके बाद 2 आरसीसीबी लगे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आरसीसीबी जो है ना वो कई जगहों पर मिसिंग होते हैं, अक्सर देखा गया है कि मिसिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अगर हमने आरसीसीबी लगा दिया तो ये जो है वो सिस्टम आपका बार बार ट्रिप करता है, क्योंकि लीकेजेस करंट हमारे पास बहुत होते हैं। तो इसलिए बार बार ट्रिप करने की वजह से लोग कहते हैं इसको लगाओ ही मत, क्यों सिस्टम बार बार ट्रिप हो रहा है। तो रिलायबिलिटी को बचाने के लिए वो अपने सिस्टम को रिस्क पे ले जाते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप आरसीबी लगाएं, लेकिन आप अपने पहले सिस्टम की वेरिफिकेशन करें, उसको देखें कि क्या उसके अंदर कोई लीकेज करंट्स तो नहीं है जिसकी वजह से आरसीबी आपका ट्रिप हो रहा है। तो ये रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स जो है ना ये बहुत जरूरी है। अब ट्रिपिंग की वजह से बार बार लोगों को जो है ना परेशानी होती है कि बार बार हमें उसको क्लोज करना पड़ता है, इसीलिए हम जो है उसको नहीं लगाएं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आपको ये लगाना चाहिए। अब उसके आगे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एमसीबी लगा होता है। अब यहाँ जो मेन ऊपर एमसीबी लगा हुआ है, अब ये डिपेंड करता है, अगर आपका करंट 32 एम्पेयर है तो ठीक है एमसीबी लग सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज्यादा उसके लग रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हाई लोड्स पे कोई इंडस्ट्री है या कोई बड़ा घर है उसके अंदर फिर एमसीसीबी भी लगता है। वो डिपेंड करता है आपका आपकी करंट रेटिंग कितनी है। तो यहाँ पर क्योंकि 32 एम्पेयर है तो इसलिए सिर्फ एमसीबी लगाया गया है। आगे भी जो सिंगल सर्किट ब्रेकर, सिंगल एमसीबीज जो है मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, वो आपके लगाए गए डिफरेंट लोड्स के ऊपर, जो लाइटनिंग लोड्स हैं, सॉकेट्स हैं, वॉशिंग मशीन है, किचन है, इस तरह के। अब इसके अंदर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सर्किट ब्रेकर है, आरसीबी है, आपकी रिलेज लगी होती है, अक्सर जहां पर जरूरत पड़े वहां पर ये डीबी के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर फ्यूजेस आपके सामने है कि एक फ्यूज है और उसके आगे मीटर लगा हुआ है। अब मीटर ये इसमें एम मीटर भी हो सकता है, डिफरेंट आपके मेजरमेंट मीटर्स होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब इसके अंदर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये आपका इनकमिंग सप्लाई सर्किट ब्रेकर होता है, मेन स्विच जिसे हम कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये दो इस पे सर्किट ब्रेकर को ज्वाइन करके बनाया गया है ना। तो ये वो डिपेंड कर रहा होता है करंट रेटिंग, जैसे मैंने आपको पहले कहा। अब the consumer can operate this circuit breaker switch if necessary, reclose it if the circuit breaker has tripped due to current consumption exceeded the authorized limit। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिपिंग जो है इसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर आपका करंट आपकी अपनी दी हुई लिमिट से, यानी जो सर्किट ब्रेकर फॉर एग्जांपल आपने 30 एम्पेयर का लगाया हुआ है, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं या उसका अपना जो कैटलॉग है उसको चेक करके आप बता सकते हैं कि कितने शॉर्ट सर्किट पर ये ट्रिप कर जाएगा। तो उस ट्रिपिंग के दौरान अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है तो आगे जाहिर सी बात है सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप फॉल्ट ढूंढेंगे, जब आप उसको फॉल्ट को टैकल कर देंगे, वहां पर उसको सेट कर देंगे, अब आप वापस को यानी क्लोज कर सकते हैं, आपका सिस्टम फिर ऑन हो जाएगा। और ये आइसोलेशन पर्पस के अंदर भी यूज होता है कि मेंटेनेंस हो रही है, आगे कोई काम चल रहा है, या फॉर एग्जांपल अक्सर हमने देखा है कि माँ बाप जो है वो
ये अपनी औलाद को अक्सर काम करने नहीं देते इस मामले के अंदर क्योंकि लाइट है, जाहिर सी बात है, और इनकी बात सही भी है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन फिर अगर बेहद ज़रूरी हो जाता है तो वो यही करना चाहिए कि आपका जो सर्किट ब्रेकर मेन है उसको बंद कर दें। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। अब करंट लगने के चांसेस जो है वो नियरली निल होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ सेफ्टी जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेयर हैंड से काम करना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें आइसोलेशन के लिए ज़रूरी है। अब फॉर टीटी सिस्टम द रेटेड रेजिडुअल करंट ऑफ द इनकमिंग सर्किट ब्रेकर शुड बी अडॉप्टेड टू द मैक्सिमम अर्थ इम्पीडेंस। ये एक नया पॉइंट है आप लोगों के लिए शायद कि अर्थ इम्पीडेंस। अब अर्थ इम्पीडेंस ज़रूरी नहीं है कि अर्थ जो है वो आप देखें कि वहाँ जो जमीन है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, नहीं, इसके अंदर आप ये भी देखेंगे आपकी लूप इम्पीडेंस क्या है, आपका जो सिस्टम चल रहा है पूरा उसकी लूप इम्पीडेंस क्या है। इस पर आपका रेजिडुअल करंट आप चेक करेंगे कि इसका रेजिडुअल करंट कितना है, उस हिसाब से आप अपने जो है वो डिजाइन करेंगे आरसीबीओस को। तो यहाँ पर अर्थ इम्पीडेंस एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अर्थ इम्पीडेंस में क्या होता है वो आपका डिसाइड करता है आपका लीकेज करंट कितना होने वाला है। अगर अर्थ इम्पीडेंस ज्यादा है तो लीकेज करंट कम होगा। यानी फॉर एग्जांपल 10 मिली एम्पेयर का लीकेज करंट है और आपने जो आरसीबी या आरसीटी लगाया हुआ है वो 30 मिली एम्पेयर पे ट्रिप करना चाहिए, तो करंट तो आपका 10 मिली एम्पेयर पे, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने उसको हाफ पॉइंट के या सॉकेट के अंदर अपना हाथ लगाया, उसको फेज को टच कर दिया, तो करंट उसकी बॉडी से मूव कर रहा है और वो ग्राउंड हो रहा है। 10 एम्पेयर उसके अंदर अगर फ्लो कर गया, अल्लाह ना करे, तो खुदा ना खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन आरसीबी ट्रिप नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग 30 मिली एम्पेयर पे रखी गई है। तो यहाँ पर जो आरसीबी है उसकी रेटिंग आप चेक करेंगे कि आपका असल में रेजिडुअल करंट है कितना, उस पर आप डिजाइन करेंगे। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि अर्थ इम्पीडेंस अगर 100 ओम से ज्यादा नहीं है, तो आपका जो रेटेड रेजिडुअल करंट होगा मेन आरसीबीओ का। अब आरसीबीओ क्या है? रेजिडुअल करंट ब्रेक ओवर। ये एमसीबी और आरसीडी को मिलाकर, क्योंकि इसको कॉस्ट बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों चीजों को एक बना दिया, एमसीबी प्लस आरसीडी, इट बिकम्स आरसीबीओ। सो उसको हम ये रेट करते हैं कि 500 मिली एम्पेयर से ऊपर ना जाए। उसके लिए सीधा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है कि 50 वोल्ट डिवाइड बाय 100। आपने, क्योंकि 50 वोल्ट टच वोल्टेज है, उस पे आप 100 जो है वो ओम्स सेफ टच वोल्टेज जो आपकी है 50 वोल्ट्स पर हम देते हैं। सेफ्टी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स उनको पता है कि उनकी आपकी लैब्स में आपको पढ़ाया गया कि 50 वोल्ट्स पर सेफ वोल्टेज है, उस वहां तक काम करना अलाउड है। अब इसको जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी जो आगे आता है 500 मिली एम्पेयर। तो ये सेम आप सिंपल ओम्स लॉ के फार्मूले से निकाल सकते हैं। आप अपनी अर्थ इम्पिडेंस देख लें और टच पोटेंशियल है, जो सेफ वोल्टेज है उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या रेटिंग होगी। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड के बारे में बात की है कि कुछ कंट्रीज के अंदर सर्किट ब्रेकर जो है वो जो रेटेड रेजिडुअल करंट ऑफ द इनकमिंग सर्किट ब्रेकर इज 300 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पर जैसे मैंने जैसे पहले कहा कि उसके लिए अलग से आरसीडी लगता है रेजिडुअल करंट के लिए, लेकिन यहाँ पर इनकमिंग सर्किट ब्रेकर को इसीलिए क्योंकि आजकल जो मैंने आपको बताया कि एमसीबी और आरसीडी को मिलाकर एमसीओ आरसीबीओ बना दिया गया है। इसीलिए सर्किट ब्रेकर के अंदर ये सेटिंग होती है कि वो रेजिडुअल करंट को वही डिटेक्ट करता है, वही उसकी जो है वो ट्रिपिंग करवाता है। तो 300 मिली एम्पेयर जो है वो उसकी रेटिंग रखी गई है। ये डिपेंड कर रहा है आपके कंट्री के जो है स्टैंडर्ड के ऊपर, जो वहां पर कवानीन लागू होते हैं। अब यहाँ पर यह है कि इन प्रैक्टिस अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस ऑफ न्यू इंस्टॉलेशन शिल बी लेस देन 80 ओम्स। यहाँ पर 80 ओम से कम होना चाहिए नई इंस्टॉलेशन का जो अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस है। ये आपको चेक करना पड़ेगा जब आप अर्थिंग करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं कंडक्टर से। ये द कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये अक्सर आपने देखा होगा घरों के अंदर तो इतनी बड़ी साइज का कहीं ऐसे नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर और जो वर्क प्लेसेस हैं जिसके अंदर आगे डिपेंड कर रहा होता है लोड के ऊपर, वहां पर इतना बड़े जो साइज की वो कंज्यूमर यूनिट लगा होता है। लेकिन ये सिर्फ आपको पिक्चर दिखाने के लिए, कि आपको शो करने के लिए कि किस तरह डीबीज जो है वो नजर आती हैं। अब कंट्रोल पैनल फॉर माउंटिंग, the board comprises of a control panel for mounting where appropriate the incoming supply circuit breaker and the other control auxiliaries as required. अब यहाँ पर a distribution panel for housing the MCBs और fuse units एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी उसने बताया कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी
बस बार्स होती हैं छोटी सी, जिनके ऊपर आप मेन कॉमन कनेक्शंस कर रहे होते हैं, या जो माउंटिंग्स होती हैं कि सर्किट ब्रेकर आपको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, तो ये फिटिंग्स भी उसके अंदर होती हैं, फ्यूजेस होते हैं, आपके एमसीबीज होते हैं, और आपकी वायरिंग के लिए वहाँ पर कॉमन पॉइंट्स दिए जाते हैं। अक्सर न्यूट्रल पर जो है वो अलग से एक आपकी बस बार छोटी सी दी जाती है, ताकि आपके सारे न्यूट्रल्स हों एक ही बस बार से कनेक्टेड हो। और इसके अलावा आपके पास टू facilitate the future modification to the installation, it is recommended to keep all the relevant documents, photo, diagram in a suitable location close to the distribution board. अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आगे जाकर आपका लोड बढ़ रहा है तो उसके अंदर कंपोनेंट्स भी बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए आपकी जो डायग्राम्स है इंडस्ट्री के अंदर खास करके जो एसएलडीज होती हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या ड्राइंग्स, वो आपके बहुत ज़रूरी हैं। और घर के अंदर भी आपको ये चीज़ें इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हो, ताकि इन केस इन फ्यूचर आपको कोई भी इसमें तब्दीली करनी है, कोई भी चेंजेस करने, तो वो आप कर सकें। अब आपकी जो बोर्ड है वो उनकी क्या हाइट होनी चाहिए? रिकमेंडेड जो है वो है कि हाइट्स कॉमनली रिकमेंडेड आर बिटवीन 1 मीटर एंड 1.8 मीटर फ्रॉम द फ्लोर, यानी फ्लोर जो आपका है, जो आपका सरफेस है, वहां से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, ये आपका 1 मीटर टू 1.8 मीटर के बीच में होना चाहिए। और 1.3 मीटर हम यूं रिकमेंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल किस घर के अंदर कोई हैंडीकैप बंदा है, तो व्हील चेयर के ऊपर बैठकर भी अगर उसको कोई जरूरत पड़ती है किसी चेंजेस करने की, सर्किट ब्रेकर ऑफ करना है या कोई दूसरा मामला करना है, तो उसके लिए 1.3 मीटर होना चाहिए। क्योंकि एक आम इंसान जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 या 22 साल तक का हो, जब वो व्हील चेयर पर बैठता है तो उसकी तकरीबन उसका जो हाथ है वो वहां तक पहुंच सके, तो 1.3 मीटर। और यही चीज सॉकेट्स में भी होती है कि सॉकेट्स को भी, या जो बटन्स लगते हैं आपके कमरों के अंदर, उनके अंदर भी ये रिकमेंडेड है कि आप इतनी हाइट रखें कि जो व्हील चेयर पे बंदा हो वो भी इजीली उसको ऑन और ऑफ कर सके। बच्चों से इसको बचाया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन हैंडीकेप लोगों के लिए भी इसके लिए एक ईज करने के लिए हमें ये हाइट दी गई है। अब सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस, अब सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस तो अक्सर वहां लगाई जाती हैं जहां पर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स का मौजूदगी होती है। सेंसिटिव इक्विपमेंट्स में आपके इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, जिस तरह कंप्यूटर है। आपके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो आपके इंफ्रारेड जो टेस्टिंग होती है, एक्सरेज वगैरह हैं, या आपकी जो ब्रेन टेस्ट उसके वहाँ पर एक्सरेज होते हैं, एमआरआई होता है, ये सारी चीज़ें ये बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है, क्योंकि इनके अंदर सर्जेस, हार्मोनिक्स, ये और छोटी कोई भी इलेक्ट्रिकल जो डिस्टर्बेंस है वो उनके रिजल्ट्स के अंदर और उनके अपने आउटपुट के अंदर बड़ा चेंज लाती है। तो इसी तरह ही यहाँ पर जो है सर्च प्रोटेक्टेड डिवाइसेस, इसका एक बहुत ही हमने इंश्योर करना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेंसिटिव इक्विपमेंट है जिसकी रिलायबिलिटी, जिसकी कंटिन्यूटी और जिसके आउटपुट में चेंज बहुत बड़ा नुकसान आगे ला सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप ये डिवाइसेस लगा दें। अब resistance value of earth electrode, in case where the resistance to earth exceed 80 ohms, one or several 30 milliampere RCDs should be placed in the place of earth leakage protection of the incoming supply circuit breaker. अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि नई इंस्टॉलेशन के अंदर आपकी 80 ओम्स होना चाहिए, यानी उससे कम होना चाहिए या वहां तक हो, उससे ज्यादा ना हो। लेकिन फॉर एग्जांपल इससे बढ़ गया, तो अब आपने क्या करना है, वहां पर 30 मिली एम्पेयर के एक या कुछ जो आपके रेजिडुअल करंट को वहां की वजह से आपको प्रोटेक्ट कर सके, उसके अंदर आपको आरसीडी लगाना जरूरी है। यहाँ पर एक फिगर मैंने आपको दिखाई है आपको, जिसके अंदर एक कनेक्शन आ रहा है। ऊपर से आपने देखा होगा पहला सर्किट ब्रेकर जो मेन सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर 30 मिली एम्पेयर जो प्रोटेक्शन है वो आपकी आरसीडी की है। और टॉपिक हमारे ऊपर आपने देख रहे होंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, जैसे मैंने आपको बताया कि आरसीडी आपको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन जो है ना उसको इंश्योर कर रहा है। अब उसके आगे जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं, एक में सॉकेट आउटलेट्स है, दूसरा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके अंदर लाइटनिंग है, थर्ड आपका बाथरूम का है, चौथा आपका जो है वो फिफ्थ जो है वो बेडरूम्स का है। उसके अंदर सबके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि 30 मिली एम्पेयर का हर सर्किट ब्रेकर जो आगे लगा हुआ है उस लोड को सप्लाई कर रहा है, उसके अंदर आरसीडी प्रोटेक्शन मौजूद है।
तो ये आपको ज़रूरी है आपके लिए, और ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए, खास करके बच्चों के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन चीज़ों को, इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों जो है उनको पता नहीं होता, और जाहिर सी बात है इतनी उनकी समझ नहीं है, तो अगर उनको कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई फेस टच कर जाता है, और यहाँ तक कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी, कई बार हम स्विचेस जो है वो निकाल रहे होते हैं सॉकेट से, तो वहां पर ये होता है कि उनके जो फेस कंडक्टर होता है उस पर हमारा हाथ लग जाए। अब उससे वो बिजली का झटका इतना तेज होता है कि कई बार आपका अगर हार्ट जो है वो यानी आपकी अल्लाह ना करे डेथ ना हो, लेकिन उस पर आपके हार्ट पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से उनके हार्ट पे जो है वो अटैक करता है। इस चीज़ को बचाने के लिए अगर आरसीडी लगा होगा, जैसे ही अगर फेज को आप टच करते हैं उसी टाइम आरसीडी उसको जो है वो ट्रिप कर जाएगा, तो ये प्रोटेक्शन जो है ना वहां पर इंश्योर हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑन टीटी सिस्टम द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन इंश्योर्ड बाय फॉलोइंग मेजर्स: प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैजर्ड्स बाय आरसीडीज। सी फिगर नंबर 7। यहाँ पर फिगर नंबर 7 जो मैंने आपको पहले दिखाई, ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी 300 मिली एम्पेयर एट द ओरिजिन ऑफ इंस्टॉलेशन incorporated in the incoming supply circuit breaker or the incoming feed to the distribution board। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी सर्किट ब्रेकर के अंदर ही अब वो टेक्नोलॉजी आ रही है, और ये मीडियम सेंसिटिविटी के लिए यानी 300 मिली एम्पेयर के लिए ये बहुत ही कम करंट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को भी सीरियसली लें कि 300 मिली एम्पेयर बहुत कम करंट है, डिवाइसेस को ख़राब नहीं करेगा। बात डिवाइसेस की नहीं है, यहाँ पर प्रोटेक्शन ह्यूमन की हो रही है, तो वहां पर 10 मिली एम्पेयर भी आपके लिए बहुत खतरनाक फैटल करंट हो सकता है, आपकी जान ले सकता है। 10 एम्पेयर भी अगर आप 10 मिली एम्पेयर यानी एक एम्पेयर का हजारवां हिस्सा भी आपकी जो है वो जान ले सकता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सीरियस होना है। तो मीडियम सेंसिटिविटी जो 300 मिली एम्पेयर, उसका हमने वहां पर टीटी सिस्टम के अंदर आपको पहले पिक्चर दिखाई लास्ट स्लाइड के अंदर। This mirror is associated with a consumer installed an earth electrode to which must be connected the protective earth conductor P from the export conductor conductive parts of all class 1 insulated appliances and equipments as well as those from the earthing contact of all sockets। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप, पहली बात, आपका अर्थ जो कंडक्टर है जिसे पी कंडक्टर कहते हैं, ये जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर आपका घर में जो मौजूद है, उसके अंदर जो भी मेटालिक पार्ट्स हैं, या जो भी आप फॉर एग्जांपल एक टेबल पे बैठे हुए हैं उस पर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उस जो एक्सपोज उसके पार्ट्स हैं जिसपे इलेक्ट्रिकल यानी उसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, वो सारे एक्सपोज पार्ट्स आपके अर्थ इलेक्ट्रोड पर कनेक्टेड के साथ अटैच्ड हो और कनेक्टेड हो, और ये जाकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स पर वहां पर ये ग्राउंड हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उन मेटालिक पार्ट्स के अंदर अगर करंट फ्लो कर, यानी किसी भी तरीके से उस अगर कोई अंदर इंटरनली फेज उससे टच हो रहा है और करंट उसके ऊपर एक लीकेज करंट उस पर फ्लो हो रहा है, अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको शॉक लगता है। इससे इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं कि उस एक्सपोज पार्ट को हम अर्थ के इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि अगर करंट उस पर फ्लो होगा तो डायरेक्ट अर्थ हो जाएगा। आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो करंट जो है वो ग्राउंड हो रहा है। एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, इसमें एक चीज लिखी हुई है क्लास 1 जी। हाँ, क्लास 1 जो है ना ये सिंगल इंसुलेटेड होते हैं, मतलब ये प्रिस्क्राइब है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, और क्लास 2 डबल इंसुलेटेड है, तो प्रोटेक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है। सही। मतलब डबली इंसुलेटेड तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जारी वाला है, आप घर पे जो किचन वगैरह में जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लास 2 के प्रेफरेबल है। सही। उसमें सेफ्टी ज्यादा आएगी आपको। सही। तो ये तीसरी चीज एक ये है कि जो आरपी के सर्किट ब्रेकर 30 मिलियन की सेंसिटिविटी का लिखा है। अच्छा 1 to 6 milliamp is क्या कहते हैं टॉलरेबल, 6 to 9 milliamps is harmful, मतलब आपको पेन होगा, और 9 to 25 milliamp is very dangerous, right, और depending upon the duration of the current and frequency, right, ड्यूरेशन ऑफ करंट और जिस एरिया पर भी लगता है, आपकी जो कॉन्टेक्ट एरिया है उस पर भी वो डिपेंड कर रहा है। सर ने यहाँ पर बात ऐड की तो क्लास 1 और क्लास 2 की ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो इक्विपमेंट्स है, मार्केट से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदें तो क्लास 2 वाला प्रेफरेबल है, बिल्कुल महंगा होगा थोड़ा, बिल्कुल, लेकिन ये कोई कंसीडर नहीं कर। सही इंसुलेशन के मामले में ये आपको देखना चाहिए। इस्तेमाल कर रहा हूँ बिल्कुल, तो उस पे फिर ये क्लास 2 वाला इंसुलेशन ज्यादा अच्छा, बिल्कुल क्लास 2 की इंसुलेशन, क्योंकि वो ह्यूमन के जो है वो एक्सेसिव यूज में होता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लास 2 इंसुलेशन पर जो है वो खरीदनी पड़ेंगी।
क्या, ताकि प्रोटेक्शन में कम हो जाएगा क्योंकि उसकी इंसुलेशन इतनी स्ट्रांग होगी तो उस पर करंट जाहिर सी बात है कम हो जाएगा. Now, when the circuit breaker at the origin installation has no RCD protection, the protection of a person shall be installed by double or reinforced insulation on all circuit breaker circuits upstream of first RCDs. अब जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं, अगर उनके अंदर RCD प्रोटेक्शन नहीं है, अब आप प्रोटेक्शन जिस तरह सर ने वहां पर ऐड किया कि डबल या रीइंफोर्स्ड इंसुलेशन उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे आपका लीकेज करंट बिल्कुल कम हो, जिससे आपको शॉक न लगे. अब in case where the distribution board is metallic, care shall be taken that all live parts are double insulated, supplementary clearance or insulation, use of covers etc, and wiring reliably fixed. अब इसके अंदर जिस तरह कि डीबी भी अगर आपकी मेटालिक है तो इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी उसका मेटालिक पार्ट एक्सपोज्ड है आपके सामने या लाइव पार्ट है जिसपे शॉक आपको लग सकता है, वो सारे के सारे आपके या तो कवर्ड हो अगर आरसीडी प्रोटेक्शन नहीं है, और इतनी उस पर इंसुलेशन हो कि आपकी टच करने पर आपको शॉक ना लगे. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और इससे बचने के लिए इंसुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. इन टीएन सिस्टम द फॉल्ट प्रोटेक्शन इज इंश्योर्ड बाय फॉलोइंग मेयर. द फॉल्ट प्रोटेक्शन इज इंश्योर्ड बाय सर्किट ब्रेकर एट द ओरिजिन ऑफ द इंस्टॉलेशन. जैसे मैंने बताया कि टीएन सिस्टम के अंदर आपकी सर्किट ब्रेकर पर प्रोटेक्शन इंश्योर हो जाती है इंस्टॉलेशन पर ही, कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो सर्किट ब्रेकर उसको खुद ही ट्रिप करवा देगा. दिस मेयर इज एसोसिएटेड विद द कंज्यूमर इंस्टॉल्ड अर्थ इलेक्ट्रोड टू व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड. जिस तरह मैंने आपको अभी पहले भी ये चीज बताई, अब ये भी मेयर आपका डिपेंड कर रहा होता है अर्थ इलेक्ट्रोड आपका जो है वो जितने भी एक्सपोज पार्ट्स है उस पर कनेक्टेड हो. For all earthing system, mandatory protection by 30 milliampere high sensitivity RCDs of socket outlet currents and circuit feeding bathrooms. And recently IC 60364 also requires the use of 30 milliampere for the lighting circuits. तो ये बता दें पाकिस्तान में लगाते नहीं है जी, तो ये कोर्ट कह रहा है कि ये कंपलसरी. बिल्कुल. अब किसी सिस्टम में बर्थिंग ज्यादा होता है जी हाँ, तो इसलिए तो मैंडेटरी है, वहां तो मैंडेटरी है. अब यहाँ पर जिस तरह सर ने भी ये चीज ऐड की कि हमारे पास लोकल्स जो है वो इस चीज को देखते ही नहीं है इसको, कि वहां पर जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है वो सिर्फ आपके शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए है और डिले ट्रिपिंग के अंदर थर्मल के लिए है, उसके आपके लीकेज करंट के लिए नहीं है, आपकी ह्यूमन अपनी प्रोटेक्शन. क्योंकि जब आप किसी फेस को टच करते हैं तो आपके अंदर कोई 10 टाइम्स रेटेड करंट या बहुत सारा हंड्रेड्स ऑफ एम्पेयर फ्लो नहीं करता, आपके अंदर मिली करंट्स फ्लो करते हैं. मिली एम्पेयर जो है वो फ्लो कर रहे हैं जो आपको आपके लिए फैटल हो जाते हैं, आपकी जो है वो डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप उस पर ध्यान नहीं देते. तो ये बहुत बड़ा इशू है जिस तरह मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ. अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि हाई सेंसिटिविटी यानी 30 मिली एम्पेयर, यहाँ पर क्योंकि बहुत सेंसिटिव जो है करंट रेटिंग मानी जाती है, बाथरूम के लिए आप खास करें जो आपकी सर्किट ब्रेकर जा रहा है उसके अंदर तो 30 मिली एम्पेयर बहुत जरूरी है क्योंकि वेट कंडीशंस हैं और वहां पर इंसुलेशन बहुत कम है. तो इसीलिए करंट के उनका जो पाथ है वो, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए, और वहां पर भी मिली एम्पेयर्स में करंट फ्लो होगा, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ करंट ड्राई सरफेस में फ्लो होता है उससे कई गुना ज्यादा वेट सरफेस बढ़ जाती है, क्योंकि ड्राई में इंपीडेंस ज्यादा हो जाती है और वेट के अंदर इंपीडेंस बहुत लो होती है इस तरह. लेकिन आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप ही नहीं करेगा अगर उसके अंदर आरसीबी प्रोटेक्शन नहीं है. तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है. और IC 604 तो लाइटनिंग सर्किट्स यानी आपकी जो बल्ब लगे हुए हैं या जो एलईडीज जलती हैं रोशनी के लिए, उनके अंदर भी 30 मिली एम्पेयर आरसीडी की जो है उसने ये मैंडेटरी लिखा है कि ये आपको लगाने ही लगाने लाइटनिंग सर्किट के अंदर भी. अब प्रोटेक्शन ऑफ पीपल में इस पर मैं आप ज्यादा इसको डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत आपको क्लियर हो चुका होगा. और इसके अलावा अब इसके अंदर है इनकमिंग सप्लाई सर्किट ब्रेकर विद इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल रिले. तो मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी बातें इसमें वही है जो आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ आरसीडी के बारे में या जो डिफरेंट प्रोटेक्शन के बारे में. अब इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल रिले ये है कि डिफरेंशियल रिले तो एक काइंड ऑफ रिले है जो दो करंट्स यानी दो हिस्सों पर लगी होती है, उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है करंट का उसको मेयर करके उस पर ऑपरेट होती है. और इंस्टेंटेनियस से मुराद ये कि उसके अंदर कोई डिले नहीं आता. जैसे ही सर्किट ब्रेकर को वो सिग्नल देगी यानी ऑन इंस्टेंट उसने देखा कि करंट जो है वो अनबैलेंस हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, और आगे ये प्रोटेक्शन के लिए ही होता है कि फॉर एग्जांपल एक तरफ से करंट आ रहा है 10 एम्पेयर और
उसी रिले का जो दूसरा पार्ट है, यानी उसका जो कनेक्शन है वो इस तरह लगा हुआ है कि दूसरे पार्ट पर वो डिटेक्ट कर रहा है उसको दूसरी कॉइल के ऊपर 9.3 एम्पेयर। अब डिफरेंशियल रिले ये सेंस कर लेगा कि करंट का डिफरेंस क्यों आ रहा है। इट मींस करंट बीच में से कहीं गायब हो रहा है, और वो हो सकता है कि किसी ह्यूमन ने उसको टच किया है और वो करंट उससे फ्लो हो रहा है। तो ये डिफरेंस जो है वो उसके अंदर एक सिग्नल जनरेट करता है जो सर्किट ब्रेकर को ट्रांसफर होता है, सर्किट ब्रेकर सिस्टम को उसी टाइम ट्रिप करवा देगा। तो यहाँ पर कोई डिले नहीं है, तो ये इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल रिले कहलाती है। अब इनकमिंग सर्किट ब्रेकर विद टाइम डिले डिफरेंशियल रिले। फॉर एग्जांपल आपकी रिलायबिलिटी इंश्योर करना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी पे आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो इसके अंदर एक टाइम डिलेड रिले है कि फॉर एग्जांपल कोई आपका ऐसा इक्विपमेंट है जो हो सकता है करंट बीच में उसका लीकेज हो रहा हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो ट्रिप कर जाए इंस्टेंटेनियसली, आपको पहले अलार्म हो या पहले पता चले। इस तरह जो है वो टाइम डिलेड डिफरेंशियल रिले यहाँ पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर इसकी फिगर्स है कि जो टाइम डिलेड डिफरेंशियल रिले के अंदर, अब विदाउट डिफरेंशियल रिले ये इसमें मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। इन केस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मस्ट बी इंश्योर्ड बाय क्लास 2 लेवल ऑफ इंसुलेशन अप टू डाउनस्ट्रीम टर्मिनल ऑफ आरसीडीज। ये जितने भी आरसीडी नीचे लगे हुए हैं जिसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है, उसके अंदर उन तमाम आरसीडीज के अंदर आपका क्लास 2 लेवल ऑफ इंसुलेशन भी जरूरी है, डबल इंसुलेशन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ खत्म हो गई, आपका जो करंट का डिफरेंस से आगे प्रोटेक्शन होती थी वो खत्म कर दी गई। अब ऑल आउटगोइंग सर्किट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय 30 मिली एम्पेयर और 300 मिली एम्पेयर आरसीडीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्किट कनेक्ट कंसर्न। अब where a voltage surge arrestor is installed upstream of the distribution board to protect sensitive equipment वगैरह। अब यहाँ पर जो वोल्टेज सर्ज अरेस्टर, जैसे हमने सर्ज अरेस्टर जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपकी जो है जो भी सेंसिटिव इक्विपमेंट है उसको बचाने के लिए it is imperative that the device automatically disconnects itself from the installation following a error, but always possibly failure. Some devices employ replaceable fusing elements. The recommended method however shown is फिगर नंबर 9। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आगे जो भी यानी आपकी कह सकते हैं लाइटिंग सर्किट्स हो गए या सॉकेट्स हो गए, इनके लिए अलग से एक सर्किट दिया है ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है या जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, टीवी हो गया, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपकी जो ऐसी कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए एक अलग से सर्किट दे दिया गया। तो ये भी एक रिकमेंडेशन हो सकती है इन इंस्टॉलेशन के अंदर जहां पर आपकी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए आपके पास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये आपका सर्किट है जो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन है कि सॉकेट्स का आपको देना है एक अलग से सर्किट ब्रेकर, लाइटिंग का अलग से देना है। हीटिंग के मामले में फॉर एग्जांपल आपका स्टोव है, आप इलेक्ट्रिक हीटर होता है सर्दियों के अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनका एक अलग से प्रोटेक्शन होनी चाहिए क्योंकि ये हैवी लोड्स कहलाते हैं। वॉशिंग मशीन है, कुकिंग एपरेटस है, ये सारी चीजें आपकी अलग से प्रोटेक्टिव सर्किट ब्रेकर्स के साथ लगी हुई होनी चाहिए क्योंकि ऐसे हाई लोड्स हैं जिनका अपना करंट बहुत ज्यादा होता है, और इन केस अगर उनके अंदर आपको ट्रिप फॉर एग्जांपल हो जाए, क्योंकि इनके अंदर ट्रिपिंग का चांस ज्यादा होता है, तो ट्रिप अगर हो जाती है तो आपके दूसरे जो सर्किट्स हैं, लाइटनिंग सर्किट हो गया, सॉकेट्स हो गए, वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये आइसोलेशन के लिए भी होता है। अब यहाँ पर है कि एटलीस्ट वन लाइटनिंग सर्किट each circuit supplying several roof from a maximum surface of 50 मीटर स्क्वायर। कि यहाँ पर तो अब ये है कि सर्किट जो आपका बना हो अंदर इंटरनली वो कैसा हो। अब एटलीस्ट वन सॉकेट आउटलेट सर्किट रेटेड 16 एम्पेयर, 16 एम्पेयर भी आपका जो है एक सॉकेट कम से कम वो 16 एम्पेयर का होना चाहिए, यानी उसकी कैपेसिटी जो है वो हैंडलिंग कैपेसिटी वो 16 एम्पेयर होनी चाहिए। अब ये नेशनल सॉकेट आउटलेट सिस्टम की डिफाइन की गई है उस स्टैंडर्ड से। ये आपकी कंट्री के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं वो जाहिर सी बात है अपने कंट्री से ही खरीदेंगे, तो वहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री के अंदर क्या स्टैंडर्ड चलता है, एक सॉकेट की करंट रेटिंग कितनी होती है ना। Each circuit supplying a reasonable number of sockets outlet in series considering the wiring cross section area
यूज्ड 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर और 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड है कि आपकी वायरिंग जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो वो इतनी उसकी थिकनेस हो जो यहाँ पर दी गई है 1.5 और 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। द वायरिंग लेंथ, voltage drop and the temperature rise effect on each connection according to foreseeable application used। अब ये वोल्टेज ड्रॉप और या टेम्परेचर जो बढ़ जाता है वायरिंग के अंदर, वायर्स गर्म होना शुरू हो जाती है, ये डिपेंड कर होता है आप एप्लीकेशन पे। अगर आपने लगाई हुई है 3 मिली एम्पेयर रेटिंग की वायर्स और आप आगे जो है वो हीटर चला रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है वायर जो है वो हीटअप हो जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हीटर है लेकिन आपकी जो रेटिंग वायर की है वो कम है। तो इस तरह ये भी नहीं होना चाहिए। ये आपका डिपेंड कर रहा होता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर और आपका जो वायर साइज है उसके ऊपर। ये वन डेडिकेटेड सर्किट फॉर ईच हाई लोड अप्लायंसेस सच ए वॉशिंग मशीन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाई लोड्स जो है ना ये अलग से डेडिकेटेड सर्किट ब्रेकर्स पे होने चाहिए ताकि अगर फॉर एग्जांपल इनमें कोई फॉल्ट आता है, क्योंकि एक हैवी लोड्स है इनमें फॉल्ट आने के इनके फॉल्ट आने की चांसेस ज्यादा है, तो ऐसा ऐसा ना हो कि आपके दूसरे सर्किट डिस्टर्ब हो जाए। अब ये रेकमेंडेड नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स एंड फिक्स्ड लाइटनिंग पॉइंट्स, ये एक पूरा टेबल है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा मजीद, लेकिन एक सिंपल सी मैं आपको इसमें समझा दूंगा। जैसे लिविंग रूम है तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइटनिंग पॉइंट्स जो है वो एक है मिनिमम। अब आप ज्यादा लगाना चाहें क्योंकि हर किसी की अपनी नीड होती है, वो अपने कमरे के अंदर जिस तरह लाइटनिंग करना चाहता है उसकी अपनी ये रिक्वायरमेंट है तो वो उसके ऊपर कर सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। ऐसा ना हो कि कमरा पूरा अंधेरे में जो है वो छुपा हो, जब कोई बल्ब लगाना है तो पता चले कि अंदर कोई सॉकेट ही नहीं है, तो इस तरह ना हो। और मिनिमम नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स, अब ये सॉकेट आउटलेट्स के अंदर होने चाहिए 5, ये मिनिमम है। अब आगे आप डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस कमरे के अंदर अपना वर्क स्पेस भी बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम जो रिकमेंडेड है वो 5 है। इसी तरह किचन के अंदर लाइटनिंग पॉइंट्स 2 होने चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स 4 होने चाहिए। अब किचन के अंदर 2 इसीलिए भी है क्योंकि हम जैसे इलेक्ट्रिकल ऑडिट करते हैं या आगे हम जो भी कंपनीज होती हैं या घरों के अंदर भी हम ये देखते हैं कि इनका जो लक्स स्टैंडर्ड है वो लक्स क्या कहता है कि इस जगह पर कितना लक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लाइटनिंग वहाँ जो है रेकमेंड करते हैं कि आपके पास इतनी रोशनी इस जगह पर होनी चाहिए। अगर आपका वर्क स्पेस है तो इतना लक्स होना चाहिए, अगर आपकी सोने की जगह है तो इतना होना चाहिए, आपके जस्ट बुक रीडिंग की जगह है तो इतना होना चाहिए। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये रिकमेंडेशंस दी गई है। Protective conductors IEEE IEC 60364 and most national standards require implementation of protective conductor for each circuit। अब ये क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हर सर्किट के लिए अपनी प्रोटेक्शन देना जरूरी है। अब दिस प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर क्लास 1। ये क्लास 1 के लिए तो अहम है क्योंकि क्लास 1 जैसे सर ने भी ऐड किया कि क्लास 1 के अंदर इंसुलेशन इतनी नहीं होती, डबल क्लास में उसकी ज्यादा, क्लास 2 में उसकी ज्यादा इंसुलेशन होती है स्ट्रॉन्ग। तो क्लास 1 में जब आप इंसुलेशन लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है और ये बहुत अहम हिस्सा है। प्रोटेक्शन के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब ये कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स हैं कि सम फर्दरमोर इन सम कंट्रीज 16 एम्पेयर और 13 एम्पेयर इन यूके हाउसहोल्ड सॉकेट आउटलेट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद शटर्स एट लीस्ट इन रूम्स वेयर चिल्ड्रन आर ऑफ्टन प्रेजेंट एंड इन प्लेसेस वेयर वाटर इज प्रेजेंट। अब देखें यहाँ भी एक अहम बात है, आपने अक्सर ये देखा ही नहीं होगा कि हमारे पास जो सॉकेट्स आउटलेट्स लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई कवर नहीं है। अब ये तो कवर कई जगह पर रिकमेंडेड भी किया जाता है, कई जगह पर तो इसको जरूरी, ये रिक्वायर्ड है, आपके एसेंशियल्स में आ जाता है कि आपके जो सॉकेट आउटलेट्स हैं उनके ऊपर एक छोटा सा शटर होना चाहिए कि जिसको आप कोई बड़ा ही उसको खोल सके, बच्चे से वो ना खुले, और इन केस कि उस कोई अगर अल्लाह ना करे पानी आ जाता है तो उस हिसाब से उसके अंदर जिस हद तक बचाया जा सकता है बचा जाए, और फिर उसको देखा जाएगा कि उस शटर की आईपी लेवल क्या है, इंग्रेस प्रोटेक्शन क्या है, जिसके अंदर उसके अंदर पानी जाने की या वाटर इंजेक्शन की जो है वो कितनी हैंडलिंग कैपेबिलिटी है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, अब ये डिपेंड कर रहा होता है आपके करंट के ऊपर और आपका न्यूट्रल कंडक्टर। अब अक्सर हम लोगों को ये शुबा होता है कि न्यूट्रल या अर्थ कंडक्टर जो है वो बस एक रॉड है, उसको लगा दो आप तो उस हिसाब से आपका सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसकी कोई साइज मैटर नहीं करती। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके न्यूट्रल रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि जो आपका कंडक्टर साइज है फेज का, फेज कंडक्टर का जो साइज है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो ही आपका अर्थ जो इलेक्ट्रोड है या न्यूट्रल
कंडक्टर है वो ही उसका होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा बढ़ जाती है यानी रेटिंग से थोड़ा सा मैं ऐड कर जी दूं, जी प्लीज। इसमें प्रोटेक्टिव कंडक्टर की साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर 16 मिलीमीटर का आपका फेस का कंडक्टर है, तो आपका जो है ना, जो फेस का कंडक्टर का साइज अगर 4 मिलीमीटर भी है, तो अर्थ कंडक्टर भी 4 मिलीमीटर का होना चाहिए, अप टू 16 मिलीमीटर। सही, ये बी एस 671 के कोड में भी है और दूसरी जगह भी यही है। उसके बाद 16 टू 35 है, तो मिनिमम जो है ना 16 मिलीमीटर का होना चाहिए। सही। और अगर 35 से अबव है फेस का साइज, तो हाफ ऑफ द फेस कंडक्टर। सही। ये एक जनरल स्टैंडर्ड है, लेकिन बाजू का जैसे अगर आपकी इन्वायरमेंट चेंज है, हार्मोनिक्स ज्यादा है या न्यूट्रल में करंट ज्यादा है, तो ये साइजिंग चेंज भी हो सकती है। सही। लेकिन जनरल कोड के मुताबिक ये रिकमेंडेशन। सही। अब तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज एंड लाइटिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको द लाइफ कंडक्ट इसमें है कि इट इज imperative that the three lengths of cable used for the installation of surge arrestor each be less than 50 centimeter, that is the live conductor connected to the isolating switch, from the isolating switch to the surge protective device. अब जो प्रोटेक्शन सर्ज प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस लगी जाती है वो भी इसीलिए है कि अगर आपकी कोई सर्ज आ जाती है तो वो जाहिर सी बात है जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है उसको एक्टिव कर देगा और आपका सिस्टम ट्रिप कर जाएगा। तो ये एक प्रोटेक्शन है जो आपके ओवर वोल्टेज और लाइटिंग के लिए जरूरी है, और ये इसके लिए भी आपको डिजाइनिंग की बहुत जरूरत है, और इसका आपकी पैरामीटर्स को आपको देखना पड़ेगा कि कितनी ओवर वोल्टेजेस या सर्जेस आपको एक्सपेक्टेड है उसमें आती हैं, और इस हिसाब के आपके जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, आइसोलेटिंग स्विचेस हैं, वो उस पर डिजाइन हो। ये आपके डिजाइन का एक बहुत मामला है। जनरल हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि आरसीडी और एलसीबी को डिस्करेज किया जाता है जी कि नॉइस स्ट्रिपिंग होती है जी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक आइडिया है कि आप डिलेड फंक्शन के साथ में, लोगों ने कहा कि जी थोड़ी सी भी वाइब्रेशन होती है तो आप सबका आरसीडी ट्रिप कर जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये है कि आप डिलेड फंक्शन वाला थोड़ा सा लगाएं। जी, डिलेड डिफरेंशियल रिले, जैसे हमने टाइम डिलेड डिफरेंशियल रिले ये आई 364 में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे एक इंजीनियर हैं, उनके यही था, तो जरा सा भी कुछ होता बार बार ट्रिपिंग, तो लोग इसको बाईपास कर देते। तो इट इज नेसेसरी टू यूज एन आइसोलेटिंग स्विच ऑफ टाइप रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ द सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आइसोलेटिंग स्विच जो है ना, जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म उसमें करता है, वो आइसोलेटिंग स्विच क्या करता है, वो असल में इटसेल्फ ट्रिपिंग मैकेनिज्म है। जैसे ही कोई सर्ज आती है वो उसको सिस्टम को क्या करता है, अपने से अलग कर देता है, यानी आइसोलेट कर देता है, इसी चीज को आइसोलेटिंग स्विच कहते हैं। और ये मैन्युफैक्चरर बताएगा कि सर्ज आपकी जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वहां पर, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ये एक आरसीटीज की तरह या न्यूमेरिकल रिले की तरह आपको छोटी वहां नजर आएंगी, ये सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती है। इनके साथ ही आपको आइसोलेटिंग स्विच जो है ना उसके साथ डिजाइन करना पड़ेगा, और वो मैन्युफैक्चरर ही बताएगा आपको। In the interest of good continuity of supply, it is recommended that the circuit breaker be of the time delayed or selective type. तो ये सप्लाई अगर कंटिन्यूटी आपको चाहिए, यानी आप रिलायबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सर्किट ब्रेकर जो है वो टाइम डिलेड, जैसे सर ने यहाँ पर कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम बार बार बंद ना हो, तो इसीलिए आप टाइम डिलेड लगा दें कि आपका इंस्टेंटेनियस ब्रेकिंग ना हो, इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग ना हो, तो टाइम डिलेड हो जाए। अब एक यहाँ पर बहुत अहम पॉइंट है कि पीरियोडिक कंट्रोल ऑफ रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब आपकी वेरिफिकेशन, यानी एक दफा आपने सिस्टम लगा दिया, अब आपको कितने साल बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है। इंजेक्शन टेस्ट होता है। IEC 60364 तो रिकमेंड ये करता है कि अगर आपकी, क्योंकि डिजाइनिंग IEC 60364 पर अगर हुई है सिस्टम इंस्टॉलेशन, तो आप 10 साल बाद इसकी जो है वो पीरियोडिक कंट्रोल करते रहे, यानी उसकी वेरिफिकेशन चलती रहे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान या जो भी हमारे अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये रिकमेंडेड नहीं है कि 10 साल ना हो, क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड आमतौर पे यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। सीधी सी बात है कि 60364 IEC के जब आप उसको फॉलो करेंगे तब आप 10 साल कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर दूसरा कोई स्टैंडर्ड, या हमारे यहाँ जैसे आम लोग, कोई भी टेक्नीशियन होता है, इलेक्ट्रिकल का काम जानता है, हम उसे इंस्टॉलेशन करवा देते हैं अपने घर की, तो उनके लिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि 2.5 से 3 साल या मैक्सिमम 3.5 साल, उससे ज्यादा आप इस पे न जाएं। आप हर 3.5 साल बाद अपने वायरिंग सिस्टम और इनको वापस से पीरियड, इनका जो है वो एक टाइम टू टाइम आपकी वेरिफिकेशन होती रहे सिस्टम की। अब आगे इसके फवायद भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जरूरी क्यों है। वो जरूरी इसीलिए है, इसकी इंपॉर्टेंट, ये नेसेसरी क्यों है
क्योंकि सीधी सी बात है कि हर जो भी चीज लगती है इंस्टॉलेशन के अंदर उसकी एक अपनी एज होती है, एक एजिंग फैक्टर होता है कि वो अपनी टाइम बढ़ते बढ़ते उसकी अपनी लाइफ भी कमजोर होती है, उसके पैरामीटर्स भी आगे या पीछे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके लिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आपका कोई ऐसा कंपोनेंट हो जो अपनी लाइफ पूरी कर चुका हो या अपनी हाफ लाइफ पर हो, और आपके अगर अब अगर वो आपके सिस्टम पर लगा रहेगा तो आपका सिस्टम प्रोटेक्शन से जो है वो उसकी एश्योरेंस नहीं हो पाएगी। इसलिए वो बेहतर है कि आप जो है उसकी बार बार प्रोडक्ट जो है वो वेरिफिकेशन करते रहें। और फिर ऐसा भी होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक एट द ओरिजिन ऑफ इंस्टॉलेशन अगर आपने नहीं की, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन जो लाइव कंडक्टर आपका लगा हुआ था अर्थिंग इलेक्ट्रोड का, वो उसकी जो कनेक्शन है वो लूज हो गया और आप अब जो एक्सपोज पार्ट है उस पर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो ये भी एक पॉइंट है। ओवर करंट जो प्रोटेक्टेड डिवाइसेस है वो उस पर जो है वो काम नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें आपको पीरियोडिकली आपको उसको वेरिफिकेशन, उसकी जो चेकिंग है वो जरूरी है, ये आपको करनी भी चाहिए। अब यहाँ पर जो पूरे एक टेबल दी गई है जिसके अंदर पॉइंट्स है, आपको सेफ्टी चेक क्या है, इसका रैशनल क्या है, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है, ये सारी चीजें इसमें तो आप डिटेल में ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा। ये जब आप पीरियोडिक वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके अलावा आपको बहुत सारी वेरिफिकेशन फॉर्म्स मिलते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स के अंदर किचन की जो रिक्वायरमेंट्स है, ल्यूमिनर्स जो होते हैं यानी जो लाइटनिंग कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, एलईडीज हो गई, उसके अंदर आपको ये है कि इसके अंदर मैं आपको सिंपल अल्फाज में ये कहता हूँ कि आपका लाइटनिंग जो ल्यूमिनर है यानी बल्ब है और जो आपका सॉकेट है जिसको हम होल्डर कहते हैं, ये दोनों डीअसेंबलेबल हो, यानी दोनों को अलग किया जा सके। कोई रिजिड टाइप आपको यहाँ किचन में हम रेकमेंड नहीं करते, ताकि रिप्लेस जो है ना, रिप्लेसमेंट वो इजीली हो सके। यानी आपने बल्ब चेंज किया और होल्डर में वापस दूसरा बल्ब लगा दिया, चेंज कर दिया, ऐसा ना हो रिजिड टाइप है, इससे ये इकोनॉमिकल भी हो जाता है। और इसको फिर जो रिमूवल है ना इसका, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका होल्डर और बल्ब साथ ही मिलता है आपको और आपने वो लगा दिया तो आपको होल्डर भी निकालना पड़ेगा, तो उसके अंदर सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ सॉकेट्स है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि नंबर ऑफ सॉकेट्स जो किचन के लिए रिकमेंडेड है वो आपके 4 हैं। ये और डेडिकेटेड सर्किट्स जो हैं कि माइक्रोवेव, स्टोव या जो भी हाई लोड्स हैं इन सबको अलग से कनेक्शन दिया जाए आपके लाइटनिंग से, और डिफरेंट जो लो लोड्स हैं उनसे अलग इनकी सर्किट्स होने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ हीटिंग उनकी अगर वायर हीट हो जाती है यानी जो भी हाई लोड्स हैं, तो इससे ऐसा ना हो कि पूरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पे फर्क पड़ जाए किचन की। चार्जिंग स्टेशन, आप क्योंकि जब किचन में काम करें तो जाहिर सी बात है आपको फोन अगर आपको वहां पर चार्ज करना तो उसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन हो, जिसके अंदर आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक सॉकेट आउटलेट्स के अंदर एक यूएसबी का ऑप्शन आता है, उसको हम चार्जिंग स्टेशन कहते हैं। उस हिसाब से अगर आप लगाना चाहें तो किचन के अंदर ये लगा सकते हैं। वर्किंग कॉर्नर, लिविंग रूम के अंदर अगर हम आते हैं तो लिविंग रूम के अंदर अब जो भी अब एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इन मॉडर्न होम अ लोकेशन टू वर्क इज इन मेनी सिचुएशन अ पार्ट ऑफ लिविंग रूम। यानी अक्सर जो आप आपने देखेंगे ना तो लिविंग रूम के अंदर आपका वर्किंग जो है वो वर्क प्लेस लोग बना देते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, आप जाहिर सी बात है प्रिंटर है, आपका कंप्यूटर है, आपकी स्क्रीन है, वो सारी चीजें उसके ऊपर रखी होती है। This must be considered and prepared by additional fixed sockets outlet, avoiding the use of cord extension set and giving priority to permanent connection. अब यहाँ पर मजे वाली बात है, देखें कि हम अक्सर क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन ली, एक ही कनेक्शन कर दिया और आगे उसको चला रहे हैं। ये यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है। वो कहते हैं कि हर आपका इक्विपमेंट अलग से आपके सॉकेट पे लगा हुआ हो। तो क्या ऐसा हो जाता है कि कई बार आप जो लोड लगा रहे थे एक्सटेंशन पे वो ओवरलोड कर देता है आपके उस सॉकेट के हाफ पॉइंट को, इसीलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप परमानेंट कनेक्शन पे जाए, उस पे ना जाए, एक्सटेंशन यूज ना करें। डिमर, अब इसके अंदर डिमिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आप जितने भी अपने लिविंग रूम में, ये एक एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, उसको मजीद बेटर करने के लिए डिमर्स यूज किए जाते हैं कि कई जगहों पर आपको दिन के अंदर अगर एक बल्ब जलाना है
और आपको बहुत कम लाइट चाहिए, लेकिन क्योंकि अब वहां पर डिमर नहीं लगा हुआ तो आप एक फिक्स लाइट अमाउंट ऑफ लाइट उसके ऊपर गिरती है, तो इससे क्या होता है कि एनर्जी आपकी एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है, तो उसके लिए डिमर लगाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि डिमर्स उसमें उस लाइटिंग सिस्टम्स में उसमें लगेंगे जिसके अंदर डिमिंग कैपेबिलिटी हो। यानी कई एलईडी बल्ब जो अभी आते हैं उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक डिमेबल होता है, एक डिमेबल नहीं होता। अगर नॉन डिमेबल पे लगाएंगे और आप उसको डिम करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, डिम नहीं होगा। और अगर डिमेबल पे लगाएंगे तो वो लाइटनिंग आपकी, जैसे ही आप डिमर को आगे बढ़ाते जाएंगे उसकी लाइट उतनी कम होती जाएगी। तो ये चीज का ख्याल आप रखें कि डिमर के अंदर ये चीज कैसे आपको सिलेक्शन करना है। अब मूवमेंट डिटेक्टर, अक्सर आपने देखा होगा होटल्स के अंदर जो कॉरिडोर होता है, गैलरी होती है, या मॉडर्न होम्स होते हैं, उसके अंदर मोशन डिटेक्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही आपकी मूवमेंट होती है, कोई बंदा उस पर आता है, तब वो लाइट जलती है। या जैसे ही उसमें मूवमेंट नहीं होगी, 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद जो आपकी सेटिंग है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर उसको बंद कर देगा। ये आपकी एक एनर्जी इफिशियंसी के लिए बताया। आइडियो वीडियो कॉर्नर, अब जो टीवी है, आपके स्पीकर्स हैं, इन चीजों पे भी उन्होंने कहा है कि कोई आपको कॉर्ड एक्सटेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम इसको रेकमेंड करते हैं। आप परमानेंट कनेक्शन जो आपके सॉकेट्स हैं उस पे लगाएं। एनर्जी इफिशियंसी, अब यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए जिस तरह जो एयर कंडीशनर है, अब वो यूज किया जाता है, आपका टेम्परेचर देखा जाता है, उसके लिए ये एनर्जी इफिशियंसी के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो ये इसका कोई आजकल आपने इतना देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को इफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो डिमिंग है, मोशन डिटेक्टर है, या ये एनर्जी इफिशिएंसी डिवाइसेस हैं, इन चीजों का लगाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर स्पेशल लोकेशन पे जब हम आते हैं, अब क्योंकि बहुत डिटेल हो गया है इसके अंदर, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देता जाऊंगा जो भी आगे टॉपिक आ रहा है। तो शावर रूम और बाथरूम, जैसे हमने पहले कहा कि ये वेट लोकेशंस है, तो इनकी जो प्रोटेक्शंस है ना, वो आपको इसी तरह डिजाइन करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस वहां पर बहुत लो हो जाती है। फ्लोर और ह्यूमन बॉडी और फेस कंडक्टर, इन तीनों चीजों के बीच में आपकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर उस एरिया में होते हैं जो पूरा वेट है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि ये स्पेशल लोकेशन है, तो अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात जो मैं आपको यहाँ पर आपको समझ भी आएगी और आगे भी आपको काम आएगी, जिसको हम जोन क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं कि जोन क्लासिफिकेशन में जो जोन 0 है वो कौन सा है, आप देखेंगे यहाँ पर शावर रूम, जो बाथ टब है, उसके अंदर बाथ टब का अपना जो एरिया है जिसके अंदर पानी खुद मौजूद होता है, जिसको आप खुद भरते हैं, उसके अंदर जोन 0 लिखा गया है। जोन 0 से हैजर्डस एरिया से अलग चीज है। हाँ, 01 और 2, 01 और 2 ये हैजर्डस एरिया से अलग है। हैजर्डस एरियाज में भी जोन क्लासिफिकेशन होती है, 01 और 2 है उसमें, उसके अंदर 0, 1 एंड 2 ही होता है। तो जोन क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर होती है, जोन 0 जो यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत सेंसिटिव एरिया कहलाता है। जोन 2 इससे वो एरिया जो इसकी बाउंड्री से टच हो, यानी बाथ टब का अपना आउटर हिस्सा और जो उस बाथ टब के एरिया को कवर करती हुई वॉल, ये जोन 1 है। इसके अंदर प्रोटेक्शन अलग डिजाइन होगी। जोन 2 जो है उसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस होती है। अब जोन 2 कहाँ होगा? वो जोन 1 से कम 1 मीटर के फासले पर होगा। इसलिए सेम वही बात आप देखेंगे शावर रूम के अंदर कि जोन 0 वो है एरिया है जहां पर प्रोबेबली जो इंसान है वो शावर ले रहा होता है, वो एरिया जिसको वाटर पूरी तरह कवर करता है, इसको जोन 0 कहेंगे। उसके कवरिंग एरिया को या उसकी बाउंड्री को टच करते हुए जोन को हम जोन 1 कहेंगे, और उससे 1 मीटर आगे हम उसको कहेंगे कितना, जोन 2 कहेंगे। यहाँ पर जोन क्लासिफिकेशन वही एक उसका सेक्शनल व्यू एक दिखाया गया है आपको, और यहाँ पर एक आपको टॉप व्यू दिखाया गया है। तो ये जोन क्लासिफिकेशन तो आपको वहीं समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये जोन क्लासिफिकेशन की क्यों गई? क्योंकि प्रोटेक्शन हर किसी जोन के लिए अलग डिजाइन होती है, ड्यू टू इट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स सेंसिटिविटी, कि वहां पर सेंसिटिविटी कितनी है। अब ये यहाँ पर ये है कि डिफरेंट, यहाँ पर आपको
सेंसिटिव चीज़ें मिलेंगी। वही चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह आगे अब जब हम जाएंगे दूसरी स्पेशल लोकेशन में तो वहाँ पर मजीद आपको कंफर्म होगा कि जोन 0 जोन 1 में क्या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होती है। अब इसके अंदर ये है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि आप 60364-7-701, ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा कोड है 60364। इसके अंदर सीरीज है और सब सीरीज की भी सब सीरीज है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के अंदर क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है इसलिए सबको तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस कोड की सीरीज में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और इन जोन क्लासिफिकेशन के बाद अगर आप जो डिजाइनिंग कर रहे हैं ये आप देखना, ये आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने नेशनल स्टैंडर्ड पे जाएं जो आपका लोकल स्टैंडर्ड हो। अब आईपी लेवल इंग्रेस प्रोटेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा कि इंग्रेस, कई बार आपने सुना होगा IP16, IP11, IP15 या IP56, ये सारी प्रोटेक्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देने के लिए एक समझा देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है IP35, तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड के हिसाब से वो जो रिकमेंडेशन है कि एक चीज एक बॉक्स है, अगर मैं कहूँ इसका जो आईपी लेवल है वो 35 है तो इसका मतलब 3 से मुराद आपने फर्स्ट लाइन में आप कॉलम में देखें इसके अंदर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 2.5 मिलीमीटर, यानी 2.5 मिलीमीटर का जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसमें अगर इंग्रेस यानी इंजेक्ट होने की कोशिश करता है तो वो नहीं जा सकता, उसकी इतनी प्रोटेक्शन है। और 5 जो है वो है उस लिक्विड के लिए, तो इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर जेट्स के लिए अगर आप उस बॉक्स को रख के उस पर लो प्रेशर जेट्स अगर आप उस पर फेंकते हैं, उसको उसको टारगेट करते हैं तो वो उसमें पानी नहीं जाएगा, लेकिन ये लो प्रेशर के लिए। अगर इसी हिसाब से IP36 करेंगे तो ये जो है स्ट्रॉन्ग जेट्स ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। अगर आप IP लेवल 7 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस बॉक्स को पानी के अंदर भी डाल देना तब भी उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर IP लेवल 38 कहेंगे तो लिक्विड के हिसाब से वो ऐसा होगा कि काफी देर तक उसके अंदर वाटर प्रेशर होने के बावजूद भी उसमें पानी नहीं जाएगा। ये IP लेवल्स हैं। अब जोन 1 के अंदर आपका IP लेवल X7 होना चाहिए, जोन 1 के अंदर X4 होना चाहिए और जोन 2 के अंदर उसके अंदर भी X4 होना चाहिए। X जो है वहां पर क्योंकि ये सॉलिड के लिए हम डिजाइन नहीं करते, उसका लिक्विड के लिए होता है, तो इसीलिए ये डिफरेंट आईपी लेवल सिर्फ लिक्विड का है। ये सिर्फ लिक्विड का। यहाँ पर जैसे इक्वी पोटेंशियल बॉन्डिंग, जो भी एक्सपोर्ट आपके पार्ट्स हैं, बाथ टब है, लाइटनिंग्स है, सॉकेट्स हैं, ये सारे ग्राउंडेड होने चाहिए। अब यहाँ पर स्विमिंग पूल्स जो स्पेशल लोकेशंस हैं उसके अंदर या जो बेसन्स हैं उसके अंदर ये सारी जोन क्लासिफिकेशन उसके अंदर भी आई हुई है। ये जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं जो लोकेशन जिसमें अंदर पानी भरा हुआ है जोन 0 है, जो उससे कम से कम 2 मीटर आगे है बाउंड्री, जोन 0 की बाउंड्री से लेकर 2 मीटर्स तक ये जोन 1 है, और उस जोन 1 की बाउंड्री से 1.5 मीटर तक जोन 2 है। ये आपको जोन याद होने चाहिए ताकि आगे मैं आपको जो इंस्टॉलेशन बताऊंगा उसके अंदर आपको पता चले। अब जोन 1 में क्या क्या चीजें आती हैं वो मजीद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि क्लियर है उससे। जोन 2 के अंदर क्या आती है, उसके अलावा अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जोन 0 और 1 के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सप्लाई आपको जो देनी है वो जोन 0 और जोन 1 के बाहर देनी है। यानी आप उसके अंदर कोई भी सप्लाई डिवाइस जो पावर सप्लाई करती है, चाहे बैटरी हो या कोई भी चीज हो, वो आप जोन 0 जोन 2 में जोन 1 में नहीं रख सकते, जोन 2 में ही रखेंगे जो सप्लाई प्रोटेक्शन है। अब मैं क्योंकि इसको तेजी से आपको बताता जाऊंगा क्योंकि ज्यादा डीप में हमको जाना है, तो ये कोड आपके सामने है, इसमें आप मजीद स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। और आरसीटी इसमें लगाना बिल्कुल जरूरी है, और आरसीटी 30 मिली एम्पेयर से ज्यादा ना हो, उससे कम ही रेटिंग का होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो वेट सरफेस है इसीलिए वहां रेजिडुअल करंट जो है वो फ्लो करेगा इतना ही, और आपकी ट्रिपिंग होनी चाहिए। अब जोन 2 के अंदर जो है वो सप्लाई होनी चाहिए, और जोन 1 में अगर आप फॉर एग्जांपल सॉकेट लगाना चाहिए और एफटीएलवी का बता दें, लो वोल्टेज। हाँ, SCLV यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाना है, ये आगे एक पॉइंट भी लिखा हुआ। खैर ये सेफ लो वोल्टेज, हाँ ये वो कितनी है ये मैं आपको जस्ट ओरली बता देता हूँ कि AC के अंदर आपकी 12 वोल्ट से ज्यादा अलाउड नहीं है,
जो जोन 0 के ऊपर लाइटनिंग जो अक्सर लोग बल्ब लगाते हैं वो 12 वोल्ट एसी से ज्यादा ना हो और 30 वोल्ट डीसी से ज्यादा ना हो, उसके ज्यादा जोन 0 के अंदर आपको अलाउड ही नहीं है। और जोन 1 के अंदर अगर आप सॉकेट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे वोल्टेज लेवल इससे ज्यादा ना हो, और आपका जो पावर सप्लाई है वो जोन 2 में होना चाहिए। जोन 0 के अंदर तो आपको कोई चीज इसके अंदर अलाउड नहीं है। ये जो है वो इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग है। अब कि आपकी जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। अब ये लिमिटेशंस हैं जो आपको दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जोन 0 में नहीं कर सकते वायर जो है वो वायरिंग वगैरह। जोन 1 के अंदर आप सॉकेट तक पहुंचा सकते हैं, जोन 2 के अंदर आप सप्लाई दे सकते हैं। अब ये फाउंडेंस के लिए जंक्शन बॉक्सेस मैंने जैसे आपको बताया कि आप जोन 0 में नहीं लगा सकते, जोन 1 में लगा सकते हैं। और स्विच गियर जो भी चीजें वो अभी आप जोन 0 के अंदर नहीं लगा सकते, जोन 1 के अंदर आप लगा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज लेवल वही सेफ वोल्टेज, सेफ लो वोल्टेज जो 12 वोल्ट एसी और 30 वोल्ट डीसी है, उससे ज्यादा नहीं। अब अंडर वाटर लाइटनिंग ऑफ स्विमिंग पूल, इसके अंदर भी आपको रेकमेंड नहीं करते, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई लगा लेता है तो ये याद हो कि उसकी सप्लाई जोन 2 में हो और कनेक्शन जोन 1 के अंदर हो। जोन 0 के अंदर उसका कनेक्शन ना ही होना चाहिए कि आप सप्लाई या सॉकेट जोन 0 तक ले आए और इंटरनली उसमें कनेक्ट कर दिया, ऐसा आपको अलाउड नहीं है वहां पर। तो इसके अंदर मजीद बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें अपनी तरफ से खुद इसको, क्योंकि जो आप इसमें काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज मजीद और समझ में आ जाएगी। फर्नीचर के अंदर भी आपको ये गाइड करता है यही कोड कि आपका जो है वो 230 वोल्ट एसी से ज्यादा रिकमेंड नहीं होना, बढ़ना नहीं चाहिए, और 32 एम्पेयर से ज्यादा कोई भी उसमें इक्विपमेंट आप अपने फर्नीचर में नहीं लगा सकते। टेबल वगैरह उसके अंदर जो इंटरनली उसमें वायरिंग होती है उसके ज्यादा अलाउड नहीं है। सिलेक्शन ऑफ वायरिंग सिस्टम वो डिपेंड करता है आपके करंट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।